में इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मामला रविवार रात 10 बजे का है, जबकि गर्भवती महिला अपने घरवालों के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने महिला को इलाज के लिए भर्ती करने की बजाय इधर उधर भटकाते रहे। महिला के घरवालों के मुताबिक काफी गुजारिशों के बावजूद डॉक्टर्स ने उसकी एक न सुनी और महिला ने दर्द से छटपटाने के बाद बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला और नवजात का इलाज चल रहा है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बाइक सवार शख्स ने एक लड़की के चेहरे पर पेपर कटर से हमला कर दिया। घायल हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गहरे जख्म भरने की वजह से डॉक्टरों ने लड़की के चेहरे पर कई टांके लगाए। रविवार की रात करीब 8:30 बजे लड़की अपने घर लौट रही थी। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर वसीम अकरम अपने साथी वसीम खान के साथ वहां पहुंचा। दोनों ने लड़की पर पेपर कटर से कई वार किए। पीड़ित ने बताया वसीम अकरम कई बार उसका पीछा कर चुका है। पुलिस ने वसीम अकरम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार है। आज दिल्ली में ऑटो रिक्शा संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल की वजह से दिल्ली की सड़कों से ऑटो रिक्शा नाराज रहेंगे। ये हड़ताल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की मनमानी के खिलाफ बुलाई गई है। ऑटो रिक्शा संघ का कहना है कि 3-4 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रोजाना शाम 4 बजे से ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। इनका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस इनसे रिश्वत मांगती है और पैसा नहीं देने पर ऑटो जब्त कर लिया जाता है। घर से जासूसी डिवाइस बरामद होने की खबर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुप्पी साध रखी है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे गडकरी ने मीडिया से दूरी बनाकर रखने की कोशिश की। मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना गडकरी गाड़ी में बैठकर चल गए। द संडे के अर्जुन अखबार में खबर छपी थी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर से हाई पावर लिसनिंग डिवाइस बरामद किया गया है। बाद में इस डिवाइस को हटा दिया गया, लेकिन ये डिवाइस कहां से आया ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि गडकरी इस खबर पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। गडकरी के घर जासूसी की खबर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सोनिया गांधी की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में ये मुद्दा छाया रहा। गडकरी के घर जासूसी की खबर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चिंता जाहिर की। मनमोहन सिंह ने इस मामले की जांच की मांग की। मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर मंत्रियों के घर जासूसी हो रही है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। सहारनपुर में आज से कर्फ्यू में 4-4 घंटे की ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में ढील के लिए शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा नया शहर है, जबकि दूसरा हिस्सा पुराना शहर रखा गया है। नए शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी जाएगी, जबकि पुराने शहर में कर्फ्यू में ढील देने का वक्त शाम 3 बजे से 7 बजे तक है। यूपी के सहारनपुर में शांति के बीच देर रात आगजनी की घटना सामने आई। कोतवाली इलाके में देर रात आगजनी की यह घटना हुई। एक दुकान को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। आग लगने की यह घटना देर रात की है। कुछ उपद्रवियों ने इस दुकान को निशाना बनाया। उपद्रवियों के एक गुट ने आगजनी की और शांति को भड़काने की कोशिश की। इससे पहले सहारनपुर में प्रशासन और सभी समुदाय के लोगों के बीच हुई शांति बैठक में फैसला लिया गया कि अभी कर्फ्यू में पूरी तरह से नहीं छूट दी जाएगी। बैठक के सांसद, विधायक, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम समेत कई अधिकारी शामिल थे। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन काबू में है। 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन काबू में है। 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है। हिंसाग्रस्त इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सहारनपुर प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। रविवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल और पीएसी के जवान जगह जगह तैनात नजर आए। सहारनपुर में प्रशासन ने ईद पर घर आ रहे लोगों के लिए रेलवे स्टेशन से घर तक बसों का इंतजाम किया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर लोग सीधे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ताजा हालात को देखते हुए सहारनपुर जिले में 30 जुलाई तक एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इधर यूपी सरकार ने घटना को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सहारनपुर में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी लोगों में 2 पुलिस वाले शामिल हैं। दंगे में शामिल 38 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। पीएम आवास जाकर राजनाथ ने सहारनपुर के पूरे हालात से मोदी को अवगत करवाया। इससे पहले राजनाथ ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से भी बातचीत की थी।
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सहारनपुर हिंसा को इशारों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ दिया। उन्होंने सहारनपुर समेत 34 जिलों में आईएसआई के नेटवर्क होने की बात कही। सहारनपुर का जो कांड हुआ बड़ा भयंकर कांड था कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, आज ऐसे लगभग 34 जिले ऐसे हैं जिसमें आईएसआई का नेटवर्क बड़ा तेजी से काम कर रहा है। सहारनपुर हिंसा को लेकर यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंसा की तुलना 2 साइकिलों की टक्कर से कर दी और कहा कि ऐसे में इंटेलिजेंस विभाग आखिर क्या करेगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अचानक हो जाती हैं। मसलन 2 साइकिल टकराई, एक साइकिल हिंदू हो गई, एक साइकिल मुसलमान हो गई, तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस जानकारी कई दंगे से हो। आजम खान ने सूबे में हो रही हिंसा के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आजम ने कहा कि केंद्र सरकार छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर देश को 2 सांप्रदायिक हिस्सों में बांट रही है। सहारनपुर के हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि यूपी सरकार से कानून व्यवस्था सफल नहीं रही है, इसलिए सूबे को 4-5 हिस्सों में बांट देना चाहिए। मुजफ्फरनगर के चरखावल में 2 पक्षों की मारपीट के बाद पुलिस का डंडा जमकर बरसा। थाने के अंदर घुसकर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। पुलिस का डंडा पड़ते ही लोग भागते नजर आए। दरअसल 2 गाड़ियों में मामूली टक्कर के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए पहुंची भीड़ ने थाने के अंदर हंगामा किया तो पुलिस की लाठी उन पर बरसने लगी। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में हुए खुलासे के बाद पुलिस का झूठ पकड़ा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला से गैंगरेप हुआ था, जबकि पुलिस रेप से इंकार कर रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि महिला के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था। महिला के शरीर से 2 लोगों के डीएनए भी मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रेप और मर्डर केस में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की भूमिका थी। लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि महिला से रेप नहीं हुआ था और हत्या में सिर्फ एक शख्स ही शामिल था। इस मामले में रामसेवक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को ही इकलौता आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस का झूठ सामने आ गया। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ पुलिस जहां सवालों के घेरे में है, वहीं यूपी के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर किसी पुलिस अफसर की गलती सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट के खुलासे के बाद परिवार वालों ने कहा कि लखनऊ पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। 24 अगस्त से होने वाली सिविल सेवा की पीटी परीक्षा को टाला जा सकता है। परीक्षा टालने के मुद्दे पर यूपीएससी राजी हो गई है। 1-2 दिनों में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले यूपीएससी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें जानकारी दी। हिंदी भाषी छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर आंदोलन छिड़े हुए हैं। पीएम से मिलने से पहले राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ यूपीएससी के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में पीएमओ के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें सीसैट को लेकर चर्चा की गई। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में धरने पर बैठे परीक्षार्थी आपस में ही भिड़ गए। छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। हो हंगामे के बीच नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। दरअसल मंच पर बैठने और भाषण देने को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। एक गुट का छात्र जब मंच पर लगे माइक से भाषण देना चाह रहा था तो दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद में भी धरना प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने धरना दिया और सीसैट खत्म की बात कही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी अपने घटक दलों के साथ मीटिंग करेगी। मीटिंग में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, आरपीआई, शिव संग्राम शामिल होंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों देशों ने आपसी सहयोग और व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। भारत रवाना होने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। यहां वरिष्ठ पुजारी ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। सुषमा ने मंदिर की परिक्रमा भी की।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को चुनावी खर्च का सही ब्यौरा न देने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो काजी जुडिशियल बॉडी है और अपने आदेश का बचाव नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी, शकील अहमद, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, आनंद शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं लखनऊ में यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दूसरी पार्टियों के भी कई नेता मौजूद रहे। राम नाईक ने 22 जुलाई को कार्यभार संभाला था। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रहे कप्तान सिंह सोलंकी ने हरियाणा के लिए नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली पे ही फोकस करेंगे। बीजेपी और मोदी सरकार में तालमेल बनाए रखने की कवायद आज से शुरू हो जाएगी। बीजेपी ऑफिस में सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए बैठेंगे। मंत्रियों की लिस्ट वेंकैया नायडू ने तैयार की है। एमपी के सतना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती राम भारद्वाज विकलांग विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना समारोह में पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की नदियों को गोद लेना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कोच चिल्लत मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। विनोद शर्मा ने कहा कि इस मामले पर कमीशन बिठाए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन कमीशन इस मसले पर गंभीर नहीं है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत समय निकल गया है, 3 साल से ऊपर हो गए, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मुझे सीरियसनेस नहीं लग रही। तो जरूरी है कि इस मामले को या तो सीबीआई को सौंप दिया जाए या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कोर्ट्स के तहत उनकी निगरानी में इसकी तफ्तीश करे। अम्बाला पहुंचे विनोद शर्मा ने जेबीटी टीचर्स का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में अनशन पर बैठे टीचरों की मांग सरकार को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। सरकार को उनकी मांगों के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में बारिश के चलते सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही हैं। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को घुसकर जाना पड़ रहा है। सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि गाड़ियों की आवाजाही में भी भारी परेशानी हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में पूर्णा प्रकट डैम के सभी 9 दरवाजे 3 मीटर तक खोल दिए गए, जिससे आसपास के कई गांवों में बाढ़ आ गई है। यूपी के औरैया में एक निजी बस के ऊपर हाईटेंशन तार गिरने से लगी आग में 6 सवारियों की जलकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी में बहराइच के जिला अस्पताल में 2 बच्चियों की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। यूपी के बरेली में एयरफोर्स के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार को सीतापुर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 7 जवानों की। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक घर से मां बेटे की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। दिल्ली के द्वारका में एनसीटी के कर्मचारी ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के मेहरौली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में 3 लोगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक इंस्पेक्टर के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। झारखंड के बोकारो में एक लड़की को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। कानपुर के बेंजावर इलाके में 2 कारों में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से दोनों कारें जलकर खाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक ने गुजरात के मणिनगर में अपनी नई ब्रांच खोली है। डॉक्टर प्रताप चौहान ने नए सेंटर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लोग एक बार फिर आयुर्वेदिक इलाज की ओर लौट रहे हैं। जीवा आयुर्वेदिक औषधियों की लगातार बढ़ती मांग पर डॉक्टर प्रताप चौहान ने कहा कि लोग एलोपैथिक इलाज से ज्यादा भरोसा आयुर्वेदिक इलाज पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारी जड़ से खत्म होती है। हरियाणा के अंबाला में हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। कैंप का उद्घाटन सोसाइटी की चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने किया। हेल्थ कैंप में कई लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और उन्हें फ्री में दवाइयां भी दी गई।
हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लंबे समय से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अब तक 40,000 लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा चुका है। ये 33वां कैंप है और 40,000 से ज्यादा पेशेंट्स हम देख चुके हैं इन कैंप्स में और सारी स्पेशलिटीज होती है हमारे पास और आईज लेके हार्ट लेके सारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाई अप है। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्राचीन कुंडलेश्वर मंदिर के पुजारी 3 क्विंटल रुद्राक्षों से बने शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर में सावन के महीने में भव्य आरती का आयोजन किया गया। ओडिशा की पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए इजरायल के गाजा पट्टी पर हमले का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग की। गोरखपुर में नीलम जायसवाल नाम की एक महिला ने पिछले 10 सालों में 2250 भोजपत्रों पर रामायण के 7 अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता लिखकर अनोखा कारनामा कर दिखाया है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले नसीम नाम के शख्स को 786 नंबर की चीजों का कलेक्शन करने का अनोखा शौक है। उसके पास इस नंबर की बाइक, ईंट, रेल, टिकट, मोबाइल नंबर, ताबीज जैसी सैकड़ों चीजें हैं।